नमो बुद्धाय। एक बात सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आज एक भयंकर अपराध करता है और 10 साल बाद जब उसे सजा मिलने वाली हो, तो वो अदालत में खड़ा होकर कहे कि जिस व्यक्ति ने वो अपराध किया था वो तो मैं था ही नहीं। जी, वो ये भी कह सकता है कि इन 10 सालों में मेरा शरीर बदल चुका है, मेरे विचार बदल चुके हैं। बिल्कुल, वो कहेगा कि मेरा अस्तित्व पूरी तरह से एक नया रूप ले चुका है, मैं पूरी तरह बदल गया हूँ। अब दार्शनिक रूप से देखा जाए तो शायद वो अपनी जगह सही कह रहा है। हाँ, दार्शनिक रूप से, लेकिन अगर उसकी बात मान ली जाए तो फिर उस अपराध की सजा किसे मिलेगी? क्या हमारी पूरी न्याय व्यवस्था ढह नहीं जाएगी? पूरी तरह से ढह जाएगी। और यहीं पर मैं के इसी गहरे भ्रम और कर्मों की जिम्मेदारी के बीच एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। जी, और आज उसी रहस्य पर से पर्दा उठेगा। बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल के इस चेतन मंच पर बहुत स्वागत है। ये मंच मानवता, करुणा और एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण के लिए समर्पित है। सत्य है, इस मंच का उद्देश्य ही उन सवालों से टकराना है जो सदियों से मानवीय चेतना को मथते रहे हैं। हाँ, तो इतनी गंभीर और बौद्धिक परिचर्चा सुनी जा रही है बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल पर। बने रहें हमारे साथ। और ये केवल एक चर्चा नहीं है, ये एक सतत ज्ञान यात्रा है जो आज मिलिंद पन्हो ग्रंथ के प्रथम भाग, जिसे बाहर कथा कहा जाता है, उसके एक अत्यंत सूक्ष्म और क्रांतिकारी पड़ाव पर आ पहुंची है। जी, और इस परिचर्चा के अंत में एक बहुत गहरा प्रश्न भी रखा जाएगा जो बोध को और गहराई में ले जाएगा। वो प्रश्न इस पूरी बातचीत की धुरी है। मतलब, यदि मैं या कोई स्थायी आत्मा है ही नहीं, तो किए गए कर्मों का फल आखिर कौन भोगता है? बिल्कुल, और यही वो प्रश्न है जिसने यवन सम्राट राजा मिलिंद की रातों की नींद उड़ा दी थी। संवाद के इस क्षण को गहराई से महसूस किया जा सकता है। हाँ, वो दृश्य बड़ा ही अद्भुत है। बहुत अद्भुत। कल्पना कीजिए, एक विशाल प्राचीन वृक्ष की घनी छाया है, हल्की शीतल हवा बह रही है जो पत्तों के बीच से गुजरते हुए एक नैसर्गिक संगीत पैदा कर रही है। एक बहुत ही शांत और मौन वातावरण। जी, एक ऐसा वातावरण जहां शब्दों से अधिक भीतर का अनुभव मुखर हो रहा है। प्रकृति के गहरे शांत रंग इस क्षण की गंभीरता को बढ़ा रहे हैं। और इस वृक्ष के नीचे भंते नागसेन बैठे हैं, जिनके भीतर एक अथाह शांति और करुणा है। बिल्कुल, और उत्तरों की एकदम स्पष्टता है। और उनके सामने बैठे हैं राजा मिलिंद। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मानसिक संघर्ष भी तो है। मतलब, इस संवाद से पहले तक राजा मिलिंद के भीतर एक अहंकार था, एक ठोस मैं होने का गुरूर था। हाँ, वो राजा थे ना, तो वो मैं बहुत मजबूत था। और जब भंते नागसेन के साथ बात करते हुए ये बोध हुआ कि मैं कोई स्थायी तत्व है ही नहीं, तो मानो उनके जीवन की जमीनी खिसक गई। ऐसा लगना बहुत स्वाभाविक है। और ये स्वीकार करना बहुत डरावना भी है। मन एकदम से इस विचार का विरोध करता है। मतलब, अगर कोई स्थायी अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर जीवन भर जो शिक्षा ली, जो रिश्ते संजोए, उनका क्या अर्थ रह जाता है? सही बात है। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी ने कह दिया हो कि जिस घर में जीवन भर रहे, वो घर असल में है ही नहीं, बस हवा का एक झोंका है। हाँ, और ये भय बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि मैं की स्थिरता का भ्रम मनुष्य को एक तरह की मानसिक सुरक्षा देता है। जब वो सुरक्षा छीनती है तो शून्यता का एहसास डराता है। बिल्कुल डराता है। लेकिन नागसेन की दृष्टि केवल इस शून्यता तक सीमित नहीं थी। उनकी दृष्टि में एक अद्भुत सामाजिक और नैतिक स्पष्टता भी थी। हाँ, क्योंकि राजा मिलिंद का प्रश्न केवल एक आध्यात्मिक उलझन नहीं था, ये पूरी मानवीय व्यवस्था को बचाने की एक पुकार थी। जी, यदि कर्म करने वाला और फल भोगने वाला स्थायी नहीं है, तो मानवता और न्याय की नींव ही चरमरा जाएगी। तब तो कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति किसी कमजोर को सताकर आराम से कह सकता है कि वो काम तो मैंने किया ही नहीं। बिल्कुल, वही स्थिति जो शुरुआत में उस अपराधी के उदाहरण से समझी गई थी। समाज का पूरा ढांचा इसी बात पर टिका है कि व्यक्ति अपने कृत्यों के लिए जिम्मेदार है। तो अगर मैं स्थायी नहीं है, तो जिम्मेदारी तय करना तो असंभव हो जाएगा। इस उलझन को कैसे सुलझाया गया? नागसेन राजा की इस उलझन को बिना किसी निंदा के सुनते हैं, पूरी करुणा के साथ स्वीकार करते हैं। वो कोई जटिल सिद्धांत नहीं थोपते, वो बस जीवन का एक बहुत सहज दृष्टांत सामने रखते हैं। अच्छा, क्या दृष्टांत देते हैं? वे पूछते हैं कि राजन, जब रात के समय एक दीपक जलाया जाता है, तो क्या सुबह तक उसकी लौ हर क्षण वही रहती है? एक आम नजर से देखें तो दीपक की लौ स्थिर ही लगती है। लेकिन अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो हर एक क्षण में पुराना तेल जलकर समाप्त हो रहा है। हाँ, और नई ऑक्सीजन आ रही है, प्रकाश की नई किरण पैदा हो रही है। बिल्कुल। तो रात के 8 बजे जो लौ चल रही थी, वो 8:01 वाली लौ से भौतिक रूप से बिल्कुल अलग है। वो पूरी तरह बदल चुकी है। तो क्या उसे एक नया दीपक कहा जाएगा? यही नागसेन पूछते हैं।
तो राजा मिलिंद का उत्तर था कि नहीं, वो बदलती रहती है, पर अलग अलग दीपक नहीं कही जा सकती। उसे वही दीपक माना जाएगा जो रात भर जलता रहा। बहुत खूब। और यहीं पर नागसेन जीवन के एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं, निरंतरता का सिद्धांत। जीवन क्षण क्षण बदल रहा है। विचार, शरीर की संरचना, भावनाएं, सब कुछ एक बहती हुई नदी के समान है। लेकिन उस बदलाव में एक अटूट निरंतरता बनी रहती है। बिल्कुल। इस बात को अगर आज के विज्ञान से जोड़कर देखें ना, तो बहुत दिलचस्प लगता है। मतलब आधुनिक जीव विज्ञान भी यही कहता है कि मानव शरीर की लगभग हर कोशिका कुछ वर्षों में पूरी तरह नई हो जाती है। हाँ, विज्ञान भी यही मानता है। तो 7 या 10 साल पहले का शरीर और आज का शरीर भौतिक रूप से एक तो है ही नहीं। पुरानी कोशिकाएं मर जाती हैं, नई जन्म लेती हैं। जी। तो जो व्यक्ति 10 साल पहले था, वो शरीर के स्तर पर आज पूरी तरह नया है। लेकिन क्या वो ये कह सकता है कि उसका अतीत से कोई नाता नहीं? कि कोशिकाओं के बदलने की उस प्रक्रिया में एक क्रम है। बदलाव का अर्थ टूट जाना या विखंडन नहीं है। हाँ, पहली कोशिका अपनी ऊर्जा दूसरे को सौंप कर जाती है। बिल्कुल। इसी तरह चेतना का एक क्षण अपने भीतर के सभी संस्कारों और कर्मों का प्रभाव चेतना के अगले क्षण को सौंप देता है। यही निरंतरता है। मैं कोई रुकी हुई झील नहीं है, ये एक बहता हुआ जलप्रपात है। और कर्म उस प्रवाह की ऊर्जा है। जी, सही कहा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तार्किक प्रश्न उठता है। दीपक की बात तो समझ आती है, क्योंकि आग वहीं जल रही है, एक क्षण का दूसरे क्षण से सीधा और तत्काल संपर्क है। हाँ, लेकिन कर्म और फल के बीच तो अक्सर वर्षों का या कई बार पूरे एक जीवन का फासला होता है ना? जी, ये संदेह अत्यंत सटीक है। और राजा मिलिंद के मन में भी यही शंका उठी होगी। मतलब यदि एक व्यक्ति ने युवा अवस्था में कोई काम किया जी। और उसका परिणाम उसे बुढ़ापे में मिला, तो उस बीच तो शरीर और मन अनगिनत बार बदल चुके हैं। बिल्कुल बदल चुके हैं। तो वो ऊर्जा, वो कर्म इतने लंबे समय तक बिना नष्ट हुए कैसे यात्रा करता है? इसी गहराई को समझाने के लिए नागसेन एक और अद्भुत दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। वे प्रकृति के उस नियम की ओर इशारा करते हैं जो बदलाव और परिणाम के बीच के लंबे फासले को पाटता है। अच्छा। वे कहते हैं कि राजन, यदि एक व्यक्ति भूमि में आम का बीज बोए, तो क्या वही कठोर बीज सीधा फल बन जाता है? ये बहुत ही मार्मिक उदाहरण है, क्योंकि एक बीज जब मिट्टी में जाता है तो वो अपना मूल स्वरूप तो खो ही देता है। पूरी तरह खो देता है। वो गलता है, फटता है। हाँ, अपना अस्तित्व पूरी तरह नष्ट कर देता है। बिल्कुल। फिर उसमें से एक कोमल अंकुर फूटता है, जो बीज जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। बिल्कुल नहीं दिखता। फिर वो अंकुर पौधा बनता है, विशाल पेड़ बनता है, और वर्षों बाद उस पेड़ पर एक मीठा रसीला फल लगता है। तो राजा मिलिंद भी यही कहते होंगे कि नहीं, बीज बदल जाता है। हाँ, वो स्वीकार करते हैं, बीज और फल दिखने में, स्वाद में, आकार में, हर तरह से एक दूसरे से भिन्न है। बीज कठोर और कड़वा हो सकता है, और फल मुलायम और मीठा। और दोनों एक समय पर अस्तित्व में भी नहीं होते। जब फल होता है तब बीज नहीं होता। जी, तो क्या ये मान लिया जाए कि उस फल का उस गले हुए बीज से कोई संबंध ही नहीं है? ऐसा तो नहीं मान सकते, क्योंकि अगर बीज पूरी तरह मिट गया तो क्या फल किसी जादू से आ गया? बिल्कुल। अगर आम का बीज न बोकर बबूल का बीज बोया जाता, तो क्या तब भी आम का फल आता? नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। और यही नागसेन का सबसे गहरा निष्कर्ष है, जो कारण और परिणाम की श्रृंखला को स्पष्ट करता है। मतलब कर्म और उसका फल ना तो पूरी तरह एक है और ना ही पूरी तरह अलग। जी, यह दर्शन उस पारंपरिक द्वैत को पूरी तरह खंडित कर देता है, जिसे समाज में अक्सर देखा जाता है। समाज चीजों को या तो सफेद देखता है या काला। हाँ, लोग सोचते हैं कि या तो व्यक्ति बिल्कुल वही है या पूरी तरह कोई और है। लेकिन ये न वही न दूसरा का विचार एक नई दृष्टि देता है। न वही न दूसरा, ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा जीवन दर्शन है। मतलब जो कर्म करता है वो हर क्षण बदल रहा है, जो फल भोगता है वो भी बदल चुका है। लेकिन दोनों के बीच कारण और परिणाम का एक अटूट संबंध बना रहता है। इस प्रक्रिया को समझना बहुत आवश्यक है। बीज नष्ट होता है, लेकिन नष्ट होने से पहले वो अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा स्वभाव उस अंकुर को दे जाता है। और अंकुर अपनी ऊर्जा पौधे को देता है। यही कारण है कि कर्म का फल कभी नष्ट नहीं होता। कर्म कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे किसी तिजोरी में रखा जाए। कर्म एक गति है, एक दिशा है। जैसे एक नदी का बहाव पहाड़ों से टकराकर अपनी दिशा तय करता है। बिल्कुल। पानी की बूंदें बदल रही हैं, लेकिन बहाव की दिशा और उसका बल वही रहता है। ये संवाद कितना गहरा है। मानो हवा अब और शांत हो गई हो,
जैसे प्रकृति भी इस गहरे संवाद को आत्मसात कर रही हो। राजा मिलिंद गहरे ध्यान में थे। उनके भीतर उठने वाले वैचारिक तूफान की जगह अब एक स्पष्ट समझ आकार ले रही थी। जी, और इसी निरंतरता और गहराई को महसूस करते हुए इस ज्ञान यात्रा की इस चरण में कुछ क्षण ठहरना उचित होगा। हमारा उद्देश्य इस बोध और समझ को उत्कृष्ट बनाना है। बिल्कुल। और इस चिंतन को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने और कमेंट में अपने विचार साझा करने का आग्रह है। हाँ। और एक आत्मीय प्रश्न भी है, यह परिचर्चा कहाँ से सुनी जा रही है? यह ज्ञान यात्रा कैसी लग रही है? क्या भीतर चल रहे उस निरंतर प्रवाह को, उस परिवर्तन को महसूस किया जा पा रहा है जो हर पल आकार ले रहा है? ये जुड़ाव ही तो इस यात्रा को जीवंत बनाता है। चलिए वापस उस वृक्ष की छाया में चलते हैं। हाँ, राजा मिलिंद की उलझन काफी हद तक सुलझ चुकी थी, लेकिन एक अंतिम संदेह अभी भी शेष था। जी, उन्होंने नागसेन से पूछा कि तो क्या ये मान लिया जाए कि जो कर्म करता है वही व्यक्ति फल नहीं भोगता? तो इसके उत्तर में भंते नागसेन क्या कहते हैं? इसके उत्तर में नागसेन जीवन के सबसे जीवंत और मानवीय उदाहरण को सामने लाते हैं। वे कहते हैं, राजन, जिस प्रकार एक छोटा सा बालक जो अपनी माँ की गोद में खेलता है वह धीरे धीरे युवा बनता है। हाँ। फिर वही युवा एक दिन वृद्ध हो जाता है। क्या वो 80 वर्ष का वृद्ध, जीवन के अंतिम पड़ाव पर खड़ा व्यक्ति वही छोटा सा बालक है? शारीरिक और मानसिक रूप से देखे तो वो पूरी तरह बदल चुका है। बिल्कुल। उस बालक का भोलापन, उसकी नासमझी अब उस वृद्ध की प्रज्ञा और झुर्रियों में बदल चुकी है। उस बालक का एक भी कण शायद उस वृद्ध में शेष ना हो। तो राजा मिलिंद का उत्तर भी स्वाभाविक था कि नहीं, वो बदल गया है। लेकिन फिर नागसेन एक बहुत ही तीखा और विचारणीय प्रश्न पूछते हैं। क्या वो वृद्ध पूरी तरह से उस बालक से अलग है? क्या वो वृद्ध ये कह सकता है कि उस बालक की माँ उसकी माँ नहीं है? अरे हाँ। या बचपन में उस बालक के नाम से जो संपत्ति रखी गई थी, जो शिक्षा ग्रहण की गई थी, उस पर आज इस वृद्ध का कोई अधिकार नहीं है? तो राजा का उत्तर यही रहा होगा कि नहीं, संबंध तो है। बिल्कुल। और यहीं पर इस पूरी दार्शनिक चर्चा का सबसे व्यवहारिक और सामाजिक पहलू सामने आता है। यही वो बिंदु है जहां व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सामाजिक नैतिकता का जन्म होता है। मतलब जीवन एक निरंतर परिवर्तन है, पर ये परिवर्तन अस्त-व्यस्त या दिशाहीन नहीं है। जी, इसमें एक स्पष्ट क्रम है। और अगर इसे आज के व्यापक सामाजिक संदर्भ में देखा जाए ना, तो ये बात समाज के नींव के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षा का पूरा ढांचा इसी क्रम पर टिका है। सही कहा। आज एक छोटे बच्चे को विद्यालय भेजा जाता है, उसे संस्कार दिए जाते हैं, ये जानते हुए भी कि 10 साल बाद वो बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से बदल जाएगा। ये विश्वास रहता है कि आज बोया गया शिक्षा का वो बीज कल एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में फल देगा। जी, और समानता, स्वतंत्रता और न्याय के महान मूल्य भी इसी निरंतरता पर आधारित हैं। बिल्कुल। यदि कर्मों का ये क्रम न हो, यदि कल का किया हुआ आज से न जुड़े, तो किसी भी अपराध के लिए किसी को दंडित नहीं किया जा सकता, और ना ही किसी अच्छे काम के लिए किसी का सम्मान किया जा सकता है। सत्य है। इसी क्रम के कारण समाज में नैतिकता जीवित रहती है। तो अब राजा मिलिंद पूरी तरह शांत थे। उनके भीतर उठने वाला विरोध अब समाप्त हो गया था। अहंकार का जो पहाड़ शून्यता के डर से कांप रहा था, वो अब एक बहती हुई निर्मल नदी में बदल गया था। हाँ, उन्हें ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था कि जीवन कोई लोहे के बक्से जैसी स्थिर वस्तु नहीं है जिसे कसकर पकड़ा जा सके। ये एक प्रक्रिया है, एक प्रवाह है। बिल्कुल। हर क्षण अपने से पिछले क्षण की कोख से जन्म लेता है और अपने अगले क्षण को जन्म देकर विदा हो जाता है। हाँ, यही कारण है कि किए गए कर्म हवा में नहीं खो जाते, उनका प्रभाव बना रहता है और जिम्मेदारी कभी समाप्त नहीं होती। जी, अतीत में जो कुछ भी था आज वो नहीं है, लेकिन आज जो कुछ भी है वो उसी अतीत के कारण ही है। तो अंततः इस पूरी परिचर्चा का सार क्या निकलता है? सार यही है कि मैं का न होना या स्थायी न होना इंसान को गैर जिम्मेदार या दिशाहीन नहीं बनाता, बल्कि ये उसे और भी अधिक सतर्क, जागरूक और करुणामय बनाता है। हाँ, क्योंकि जब ये समझ आ जाता है कि आज के छोटे छोटे विचार, आज बोले गए शब्द और आज किए गए कर्म ही कल के प्रवाह को निर्धारित करेंगे, तो जीवन के प्रति एक गहरा उत्तरदायित्व जन्म लेता है। जी, द्वैत की मानसिकता से बाहर निकलकर न वही न दूसरा की इस समझ को अपनाना ही बोध की ओर वास्तविक कदम बढ़ाना है। और ये बोध सिखाता है कि कुछ भी बांध कर रखने योग्य नहीं है और साथ ही कोई भी कर्म व्यर्थ जाने वाला नहीं है। सत्य है। हाँ,
और जैसा कि इस परिचर्चा की शुरुआत में वादा किया गया था, अंत में एक गहरा प्रश्न चिंतन के लिए छोड़ा जा रहा है। जी। अब ठहर कर देखें, जो बदलता है और जो जुड़ा रहता है, इन दोनों के बीच का रहस्य तो समझ आ गया। बिल्कुल। लेकिन यदि सब कुछ क्षण क्षण बदल रहा है, तो स्मृतियां कहाँ ठहरती हैं? हमारी यादें, हमारे अनुभव, हमारा बचपन? अगर शरीर और मन दोनों बदल गए, तो वो कौन सा कैनवस है जिस पर इस निरंतरता के चित्र उकेरे जा रहे हैं? क्या यादें भी उस दीपक की लौ की तरह हर पल नई बन रही हैं? इस पर विचार कीजिएगा। जी, चिंतन की यह प्रक्रिया ही उस सत्य के और करीब ले जाएगी। हर प्रश्न एक नए द्वार को खोलता है। तो समाज को आगे बढ़ाने का बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल का पवित्र उद्देश्य है। बुद्ध का जीवन दर्शन, समाज का उत्थान, राष्ट्र का उत्थान और संपूर्ण मानवता का उत्थान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों के साथ इस महान कार्य में निरंतरता बनाए रखना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। नमो बुद्धाय। जय मानवता। जय भारत। नमो बुद्धाय।